नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कंगना रनावत के मुद्दे पर छिड़ा बवाल। कहा कंगना को क्यों समय नहीं दिया गया। पूछने वाले चैनलों ने कभी ये नहीं पूछा कि लॉकडाउन से पहले करोड़ों लोगों को मोदी जी ने समय क्यों नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने कंगना मामले पर घेर लिया भाजपा को। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत मामले में अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। कहा बीजेपी ने केवल चुनावी माइलेज के लिए देश के एक्टर को बिहारी स्टार बना दिया। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे भाजपा विधायक के खिलाफ लगे गो बैक के नारे। बिहार में हुआ जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कंगना को समय क्यों नहीं दिया। पूछने वाले चैनलों ने कभी नहीं पूछा कि लॉकडाउन से पहले करोड़ों लोगों को मोदी जी ने समय क्यों नहीं दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कंगना रनौत के मुद्दे पर मीडिया और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई को लेकर मीडिया चैनलों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है। खेड़ा ने ट्विटर के जरिए मीडिया चैनल्स और मोदी सरकार दोनों पर निशाना साधा है। खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अभी कुछ चैनल पूछ रहे थे कि बीएमसी ने कंगना रनौत को अपने ऑफिस के अनियमित निर्माण को हटाने का समय क्यों नहीं दिया। यह वही चैनल है जिन्होंने प्रधानमंत्री से यह एक बार भी नहीं पूछा कि करोड़ों भारतवासियों को लॉकडाउन करने से पहले समय क्यों नहीं दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत मामले में अधीर रंजन बोले, बीजेपी ने केवल चुनावी माइलेज के लिए देश के एक्टर को बिहारी स्टार बनाया। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मशहूर स्टार सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहारी अभिनेता के रूप में बदल दिया। बीजेपी ने यह महज चुनावी माइलेज हासिल करने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह के न्याय की व्याख्या बिहारी के लिए न्याय के रूप में नहीं की जानी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पिता भी अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने के हकदार हैं। सभी के लिए न्याय हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। रिया के पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की। रिया एक बंगाली ब्राह्मण है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में रिमांड में लेने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग ली, जो मंजूर हो गई थी। एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए दोपहर 3:30 बजे रिया की सनसनीखेज गिरफ्तारी की। इसके पहले एनसीबी ने 3 दिन तक पूछताछ की थी। रिया चक्रवर्ती को बुधवार सुबह मुंबई के भायखला जेल भेज दिया गया है। मुंबई के एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मंगलवार देर रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद रिया को रात में एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे भाजपा विधायक के खिलाफ लगे गो बैक के नारे। एमएलए ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, शहर से बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी दरभंगा के कबीलपुर पहुंचे तो थे सड़क के शिलान्यास करने, लेकिन वहां विधायक जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का उठा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायक गो बैक के नारे भी लगाए। देखते ही देखते मामला गर्माता चला गया। विधायक जी ने विरोध प्रदर्शन करने वालों समझाने का लगातार प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहा। बात से बात नहीं बनी तो विधायक जी के समर्थक और विरोध प्रदर्शनकारी आपस में दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। रुक रुक कर कई बार हाथापाई भी हुई, लेकिन गनीमत है कि कोई मारपीट जैसे हालात नहीं बने। विरोध प्रदर्शन करने वाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य अभिषेक कुमार झा का कहना था कि उनके इस इलाके में इससे पहले भी नाले निर्माण का शिलान्यास किया गया, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। जब चुनाव का समय आया तो फिर सड़क निर्माण का शिलान्यास करने विधायक जी पहुंच गए। ऐसे में सवाल बनता है कि चुनाव के समय सिर्फ शिलान्यास होगा या शिलान्यास के बाद काम भी होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीएसटी मुआवजा बकाये को लेकर केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों में ठनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के तहत कंपनसेशन सेस का भुगतान न किए जाने के मुद्दे पर एक तरह का संवैधानिक संकट मंडराता प्रतीत हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन में कमी से निपटने के लिए हुई जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक में केंद्र की ओर से पेश 2 प्रस्तावों को लगभग सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नामंजूर कर दिया। विपक्षी पार्टियों की ओर से शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं ओडिशा जैसे कुछ अन्य राज्यों ने कहा कि वे विकल्पों को तौल रहे हैं। केंद्र का दावा है कि उधार लेने के लिए राज्य बेहतर स्थिति में है। राज्यों का इस पर जवाब है कि केंद्र कर्तव्यबद्ध है और उसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर है, जो उधार लेने के लिए अहम है। साथ ही उसके पास लेंडर्स के व्यापक विकल्प हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में वित्त मंत्री और परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण की अगुवाई में केंद्र सरकार ने माना था कि राजस्व में भारी कमी आई है। साथ ही राज्यों को
लंबित बिना भुगतान वाले मुआवजे की भरपाई के लिए उधारी का सुझाव दिया था। केंद्र ने बकाया पूरे जीएसटी मुआवजे का सम्मान करने का वादा करते हुए राजस्व की कमी को 2 श्रेणियों में बांट दिया। एक जीएसटी राजस्व में कमी की वजह से और दूसरा कोविड-19 महामारी की वजह से। केंद्र ने राज्यों को उधारी के लिए 2 फॉर्मूले प्रस्तावित किए और वापस जवाब देने के लिए 7 दिन की विंडो दी। ये 7 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। आम सहमति बनने की जगह केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाई तेज होने की संभावना बन रही है। केंद्र मजबूती से इस मत पर कायम है कि राज्यों को सुविधागत प्रक्रिया के जरिए उधार लेना चाहिए। दूसरी ओर बड़ी संख्या में राज्य अड़े हैं कि केंद्र को उधार लेना चाहिए और उन्हें जीएसटी एक्ट में उल्लेखित वादे के मुताबिक बकाया का भुगतान करना चाहिए। ऐसे में सीधे टकराव और राजनीतिक निहितार्थ की वजह से 19 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक हंगामेदार रहने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में धार्मिक स्थल बंद हैं या पहुंच के लिए प्रतिबंधित हैं। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहमदाबाद स्थित गीतार्थ गंगा ट्रस्ट की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर देश में पूजा स्थल खोलने की मांग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पीठ में जस्टिस A.S. बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम भी शामिल थे। ट्रस्ट ने वकील सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की। ये ट्रस्ट एक धार्मिक अनुसंधान संस्थान भी है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह याचिका अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और B, 25, 26 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ दायर की गई है। विशेष रूप से भारत के निवासी पूरे भारत में पूजा स्थलों, धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें वर्तमान में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना की स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, कहा मरीजों की स्थिति भयावह, इलाज भी ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार चौथी बार स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौरोल तथा न्यायमूर्ति S. कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर दायर आधे दर्जन मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर खेद जताया और कहा कि कोरोना मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है, इससे निजी तौर पर वे वाकिफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के एक स्टाफ को कोरोना हुआ और उसके इलाज में लापरवाही से यह बात समझ में आ गई कि बिहार में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है। अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सरकार RT-PCR जांच के बारे में बताना नहीं चाहती है। उनका कहना था कि सरकार प्रतिदिन 11,500 जांच का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। प्रतिदिन 4,000 से भी कम जांच हो रही है। उनका कहना था कि सरकार के पास RT-PCR जांच के लिए 9 लैब है और यह जांच कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित है। कोरोना वार्ड में CCTV कैमरा तक नहीं लग सका है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा के साथ पूछे गए 9 बिंदुओं पर जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में भीम आर्मी की एंट्री, चंद्रशेखर ने कहा बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी करेंगे गठबंधन। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, राज्य में राजनीति गर्म होती जा रही है। इसी बीच भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बिहार चुनाव में एंट्री की है। चंद्रशेखर ने मंगलवार को मोतिहारी के मधुबन में एक विशाल सभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर ने इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर करारा प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा व नीतीश को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आजाद महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्य में दलित वोट बैंक को लेकर सियासत और गर्म हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निजीकरण के खिलाफ BPCL कर्मचारियों की हड़ताल, कंपनी के प्राइवेट होने पर सेवानिवृत्ति लाभ न मिलने का डर। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का कर्मचारियों की ओर से विरोध होना शुरू हो गया है। कंपनी की 15 यूनियनों से जुड़े करीब 4,800 कर्मचारियों ने 48 घंटे की हड़ताल का आयोजन किया है। कंपनी के ये कर्मचारी मुंबई और कोच्चि स्थित रिफाइनरियों से जुड़े हैं, जो सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल के चलते कंपनी के LPG प्लांट और मार्केटिंग डिपो भी बंद करने पड़े थे। कर्मचारियों की आरोप है कि सरकार ने जून 2020 के बाद कंपनी मैनेजमेंट को 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट सेवा की समीक्षा करने का अधिकार दिया है। इसकी मदद से जो भी प्राइवेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने अधिकार मिलेगा, वह श्रमिकों की सेवा की शर्तों पर संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी डर है कि अगर कंपनी प्राइवेट हाथों में जाती है तो उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेचुइटी भी नहीं मिलेगी। विनिवेश विभाग द्वारा जारी निजीकरण नियमों के अनुसार BPCL में लगभग 53% हिस्सेदारी रखने वाली सरकार विनिवेश
आदेश के बाद में कर्मचारियों के संरक्षण और व्यावसायिक निरंतरता पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। तेल शोधन और मार्केटिंग कंपनी के वर्तमान बाजार पूंजीकरण में सरकारी हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। कोरोना महामारी के कारण बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया में कई बार देरी हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के 2.1 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर सरकार 2020-21 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की 2 दर्जन कंपनियों में अपना हिस्सा बेचना चाहती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2019 में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया, ऑन लैंड कार्गो मावर कॉनकोर में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दी थी। निजीकरण के अलावा सरकार ने कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को 51% से भी कम करने का फैसला लिया है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ खोला मोर्चा। मुहिम में प्रियंका वाड्रा का भी मिला साथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संकट और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घेरते रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू की है। सरकार की नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुधवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और बदलाव का आह्वान करेंगे। इस मुहिम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा का भी साथ मिला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बंद कर क्रांति का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि युवाओं और उनके परिवार की बेरोजगारी बेकारी के इस अंधेरे में हम आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं। बेरोजगारी के खिलाफ विपक्ष की इस मुहिम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा का भी साथ मिला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस देश का युवा अपनी आवाज सुनाना चाहता है। अपनी रुकी हुई भर्तियों, परीक्षाओं की तिथियों, अपॉइंटमेंट एवं नई नौकरियों को लेकर युवा अपनी आवाज उठा रहा है। आज हम सबको युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर निकाली कलश यात्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, सांवेर विधानसभा क्षेत्र में निकल रही कलश यात्रा के मामले में मंगलवार रात पुलिस ने भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर व पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवान परमार, सुभाष चौधरी, पूर्व सरपंच विनोद चांदानी, अंतर दयाल कतौला, सतीश मालवीय के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सांवेर, धर्मपुरी और चंद्रावती गंज में निकली यात्राओं को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। अब तक 50 से ज्यादा स्थानों पर कलश यात्राएं निकल चुकी हैं और उसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। गत दिनों सांवेर में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन में भीड़ एकत्र होने के मामले में 34 नामजद व एक अन्य कलेक्टर पर आदेश के उल्लंघन व संक्रमण फैलने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया था। उधर मंगलवार को भी 10 से ज्यादा स्थानों पर यात्राएं निकली। भाजपा जिलाध्यक्ष सोनकर का कहना है कि पुलिस अफसरों ने कांग्रेस नेताओं के दबाव में प्रकरण दर्ज किए हैं। यात्रा भाजपा संगठन द्वारा नहीं निकाली जा रही है। जांच के दौरान हम अपना पक्ष रखेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के मंच पर पहुंचे कांग्रेस एमएलए, बोले 50 करोड़ में खरीदना चाहती थी भाजपा। जी हां दोस्तों, बैतूल जिले के शाहपुर में मंगलवार को अजब सियासी ड्रामा हुआ। यहां बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर कांग्रेस विधायक ब्रह्मा मलावी नजर आए। हालांकि बाद में भलावी वहां से बाहर निकले और धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि स्थानीय अफसरों और बीजेपी ने गलत जानकारी देकर इस कार्यक्रम में उन्हें बुला लिया। फिर व्हाट्सएप ऐप पर उनका एक मैसेज वायरल हुआ। इसमें लिखा था, ये कांग्रेस के सम्मान की लड़ाई है, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। भलावी घोड़ा डोंगरी से विधायक हैं। बैतूल की शाहपुर तहसील में शुरू हुए एक सियासी ड्रामे के बीच स्थानीय कांग्रेस विधायक ब्रह्मा मलावी ने बाद में सनसनीखेज बयान देकर मामले को और हवा दे दी। विधायक के मुताबिक 2018 में भाजपा नेताओं ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने के बदले 50 करोड़ रुपए और भोपाल इंदौर शहर में आलीशान फ्लैट देने की पेशकश की थी। अगर उन्हें बीजेपी में जाना होता तो तभी चले जाते। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने इकोनॉमिक सीरीज का आखिरी वीडियो जारी किया। बोले, असंगठित क्षेत्र पर हमला था, लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आर्थिक हालात को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इकोनॉमी सीरीज का आखिरी वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ। वादा था 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान जानने के लिए ये वीडियो देखें। वीडियो में क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। इकोनॉमी सीरीज के आखिरी वीडियो में राहुल गांधी ने असंगठित क्षेत्र का मुद्दा उठाया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, कोरोना के नाम पर जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा हमला था। गरीब लोग रोज, छोटे उद्योगों से जुड़े लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़
रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। उन्होंने आगे कहा, लॉकडाउन के बाद खोलने का समय आया। कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा कि गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक खाते में सीधे पैसा डालना ही पड़ेगा। नहीं किया गया। हमने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों के लिए एक पैकेज तैयार किया जाए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना पैसे के यह नहीं बचेंगे। उल्टा सरकार ने 15-20 अमीर लोगों का लाखों करोड़ों का टैक्स माफ किया। राहुल गांधी बोले, लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। इससे पहले जारी किए गए वीडियो में जीडीपी और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स है। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के लिए दूसरा बड़ा आक्रमण है और इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन ने अर्थव्यवस्था का सर्वनाश कर दिया। सीरीज के तीसरे वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी यूपीए सरकार का आइडिया था, एक टैक्स, सरल टैक्स और साधारण, लेकिन एनडीए ने इसे जटिल बनाकर रख दिया। राहुल ने कहा, एनडीए सरकार द्वारा लागू जीएसटी में 4 अलग अलग टैक्स हैं, 28% तक टैक्स है और बड़ा जटिल है, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान योजना में 110 करोड़ का घोटाला, 80 कर्मचारी बर्खास्त, 34 निलंबित। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। तमिलनाडु सरकार ने पाया कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया। यह सब सरकारी अधिकारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं की मदद से हुआ। तमिलनाडु के प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने बताया कि अगस्त में नाटकीय रूप से कई लोगों को इस योजना में जोड़ा गया था। जांच में पाया गया कि एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन अनुमोदन प्रणाली का उपयोग किया था और कई लाभार्थियों को अवैध रूप से जोड़ा था। मॉड्स ऑपरेंडी में सरकार अधिकारी शामिल थे जो नए लाभार्थियों में जुड़ने वाले दलीलों को लॉगिन और पासवर्ड प्रदान करते थे और उन्हें 2000 रुपए देते थे। प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने कहा कि कृषि योजनाओं से जुड़े 80 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और 34 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। दलाल या एजेंट के रूप में पहचाने जाने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने 110 करोड़ रुपए में से 32 करोड़ रुपए की वसूली की है। तमिलनाडु सरकार का दावा है कि बाकी पैसे अगले 40 दिन के भीतर वापस आ जाएंगे। कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम, कुड्डुलोर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, रानीपेट, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णगिरी और चेंगलपेट जिले ऐसे थे जहां घोटाले हुए। अधिकांश नए लाभार्थी इस योजना से अनभिज्ञ थे, इस योजना में शामिल नहीं हो रहे थे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत धन के वितरण में भ्रष्टाचार के कारण कालाकुरिची में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। योजना से गैर किसानों को धन दिए जाने की शिकायत के बाद घोटाले का खुलासा हुआ। 2 वरिष्ठ अधिकारी अमुधा और राजेशकरण समेत 15 अन्य सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 धाम प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पर्यावरण को नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र कराए पौधरोपण। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी ऑल वेदर रोड की परियोजना पर काम कर रही है। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान को लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से साल 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन का अनुपालन किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि इस परियोजना के निर्माण के कारण पर्यावरण को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई के लिए पौधरोपण कराया जाए। गौरतलब है कि हर मौसम में 4 पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग के रास्ते जोड़े रहने के लिए सरकार 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करा रही है। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद हर मौसम में 4 धाम की यात्रा की जा सकेगी। इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। बता दें कि इस परियोजना के तहत अब तक 400 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 25,000 हरे पेड़ों की कटाई की जा चुकी है। 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए हरे पेड़ काटे जाने से पर्यावरणविद नाराज है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।